अभी जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, मैंने आपको कहा कि वो मौर्यंस एडमिनिस्ट्रेशन, तो जब भी अब हम पढ़ेंगे तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, ये सारा क्रॉनिकल का एस्पेक्ट है। जब हम मौर्यंस कवर करते हैं, पहला सेगमेंट रहता है एवोल्यूशन, अनदर हमने किया डिक्लाइन, दैट द थर्ड एस्पेक्ट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मौर्यस। आज जो कंट्रीब्यूशन ऑफ द मौर्यस होगा टिपिकली एनसीईआरटी से होगा, कल का लेक्चर एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द क्रॉनिकल होगा। जो पहला पार्ट है एवोल्यूशन एंड एक्सपेंशन का, वो एनसीईआरटी बोथ एंड क्रॉनिकल से हो गया है कवर, वो कवर्ड है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी वाला पार्ट फ्रॉम द क्रॉनिकल इज पेंडिंग, जो कि कल होगा। तो 2 डेज़ में कवर होना है पूरा मौर्यस। आज आपका एनसीईआरटी सारा फिनिश है, आज आपका क्रॉनिकल इंक्लूड करके एक्सपेंशन, धम्म का प्रोपगेशन, उसका प्रिंसिपल, उसका ऑब्जेक्टिव सब क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी पेंडिंग है। ओके, बाकी सब क्लियर कर दिया मैंने, सारे रूलर, एवरीथिंग सब क्लियर है, विद नेम, विद एक्सपेंशन, विद एवोल्यूशन, सब कुछ। अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14, दैट इज़ फ्रॉम क्लास 11। द टॉपिक नेम इज सिग्निफिकेंस ऑफ द मौर्यन रूल। सो इसको सिंपली कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मौर्यस। तो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज द स्टेट, वेरी फर्स्ट टॉपिक इज द स्टेट कंट्रोल। द फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मौर्यस इज द स्टेट कंट्रोल। व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेट कंट्रोल? देखिए, मौर्यस के बारे में अगर हम कहें तो मौर्यस के पास एंशिएंट हिस्ट्री की सबसे बड़ी आर्मी रही है, मौर्यस के पास एंशिएंट हिस्ट्री की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन रही है, और मौर्यस के पास एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा एरिया रहा है। ये आंख बंद करके लिख देना, लार्जेस्ट एरिया, वाइड स्प्रेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमंगस आर्मी। और किसी को ये गर्व प्राप्त नहीं है। क्लियर है जी बात? अब कैसे होती है इसकी बिगनिंग, ये सिस्टम कैसे चलता है, तो कैसे कंट्रीब्यूट किया अभी समझिए। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था स्टेट का ऑलमोस्ट हर अफेयर पे कंट्रोल होना। यानी कि अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहें तो आप एक बात क्लियर वर्ड में कह सकते हैं कि वो एक ऑटोक्रेट रूलर था। अब आप ऑलवेज ऑटोक्रेट, अब रूलर तो ऑटोक्रेट ही होगा ना यार, डेमोक्रेटिक कहाँ से होगा? लेकिन इसके साथ एक वर्ड फिर लगा लो कि मौर्यंस वर बेनेवलेंट, दयालु भी थे, करुणामयी भी थे, बट ऑटोक्रेट ही होंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी है तो वो तो डेमोक्रेट है, तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू आया। तो अगर हम रूलर की बात करें तो ऑटोक्रेट सुनते ही आपके माइंड में नेगेटिव आया था, ऑटोक्रेट में नेगेटिव। ऑटोक्रेट मने कि वो इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू नहीं आया, दैट्स वाई ही वाज ऑटोक्रेट। तो इसके बारे में अगर हम जानते हैं तो कुछ ऐसा एविडेंस मिलता है कि इसको सलाह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी, लेकिन ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये उसकी सजेशन को बाउंड था, मतलब ये डेमोक्रेटिक शासन नहीं था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो थी, लेकिन वो सिर्फ सलाहकार थे, और ये उसकी सजेशन के लिए बाउंड भी नहीं था। जो भी करना था वो इसको करना था। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर है। रूलर वाज द फाउंटेन ऑफ ऑल द सोर्सेज, जस्टिस भी यही देगा, आर्मी का हेड भी यही है मेन, और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी यही बनाता है, सारे काम यही करता है। यही लेजिस्लेचर है, यही जुडिशरी है, यही एग्जीक्यूटिव है, सब कुछ यही है, कोई और नहीं। ऐसे में कम काम कैसे चलता था उसको समझो ध्यान से। ऐसा कहा जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी प्रोविंसेस। तो मौर्यस ने खुद को 4 प्रोविंसेस में बांटा था। हर प्रोविंस का हेड जो होता था वो वायसरॉय कहलाता था या गवर्नर कहलाता था, और वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था या रॉयल फैमिली का कॉन्फिडेंशियल पर्सन होता था, जो मोस्टली बिलोंग करता था शायद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्लैन से, जो ख़ास तौर पर ब्राह्मणास हुआ करता था। तो मेगास्थनीज ऐसा कहता है कि जितने भी इंटेलेक्चुअल थे नगर में, वो सारे मौर्य ने इकट्ठे कर लिए थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही। ओके, हर प्रोविंस के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, प्रोविंसेस फर्दर डिवाइडेड थे डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोलैबोरेशन था विलेजेस का। तो आज की डेट में देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, देन द स्टेट गवर्नमेंट प्रोविंसेस, देन द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटियाँ, देन डिस्ट्रिक्ट्स आर द कलेक्शन ऑफ द विलेजेस। सिंपल, ये सिस्टम किन्होंने दिया? मौर्यस ने। हर लेवल पर ऑफिसर्स हैं, जैसे वाइसरॉय है, गवर्नर है, तो वो तो रॉयल फैमिली से हैं, लेकिन उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सर्व करने के लिए ऑफिसर हैं, उसके बाद विलेज लेवल पर सर्व करने के लिए ऑफिसर्स हैं। तो
तो एक पूरा का पूरा क्लास ऑफ ऑफिसर्स डेवलप किया हुआ था। और मोस्टली जो हाई ऑफिसर्स केडर निकलता था वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर से ही बाहर आते थे, वहीं से एक ग्रुप डेवलप होकर बाहर आता था और वो हाई ऑफिसर थे। तो ये कौन होते थे? हेड। तो हेड किसके होते थे? डिपार्टमेंट्स। तो ऐसा पाया गया है लगभग 24 या 26 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पाए गए, मतलब 24 से 26 मंत्री पाए गए। मेन डिपार्टमेंट हम मिनिस्ट्रीज़ को कहते हैं ना, तो ये मिनिस्ट्रीज़ पाई गई हैं जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको काम करना है और सारे ऑफिसर्स की हियरार्की है वो जाता है फिर विलेज लेवल तक। जैसे आज की डेट में आप बात करें तो हम सिंपली ले लेते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, तो उसके अंडर फिर पूरी हियरार्की डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आती है जो विलेज तक जाती है। ऐसा सिस्टम मौर्यस का था। इसके अलावा ट्रेड एंड कमर्स मौर्यस के कंट्रोल में नहीं था। ट्रेड एंड कमर्स आप फ्रीली कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जो सीधे सीधे कंट्रोल में थी। जैसे आयरन और माइनिंग कंट्रोल में था, तो माइनिंग सीधा कंट्रोल में था। जैसे लिक्वर स्टेट के कंट्रोल में था, तो लिक्वर स्टेट के कंट्रोल में था, माइनिंग स्टेट के कंट्रोल में था, और कुछ अदर फॉरेस्ट एरियाज़ या कुछ अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ये भी स्टेट के कंट्रोल में थे। इन तीनों के अलावा आप बाकी कामकाज खुद से कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से विजिलेंस में है। कैसे है? इतनी स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर सकती जब तक सेंटर में जो एक रूलर है उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिले। तो क्या होता है, विलेज लेवल पर ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर, प्रोविंस लेवल पर वाइसरॉय, ये सारे रिपोर्ट कर रहे हैं किसको? पाटलिपुत्र में बैठे हुए 24 डिपार्टमेंटल हेड्स को। और वो 24 डिपार्टमेंटल हेड 24 घंटे कांटेक्ट में किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो चंद्रगुप्त मौर्य को दूर दराज एरिया में क्या चल रहा है एक एक पल की खबर हो रही है। ये एक नेटवर्क है जो चाणक्य ने बनाया, लेकिन चाणक्य इस पर रिलाई नहीं करता था। इसके अलावा एक न्यू नेटवर्क एस्पियोनेज सिस्टम, स्पाई, बैकबोन थी मौर्यस की स्पाई सिस्टम। एक स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम बनाया है जो विलेज लेवल से लेकर डिपार्टमेंट के हेड लेवल तक सबकी स्पाई करते हैं, सबकी निगरानी रखते हैं, जासूसी कि कौन सा ऑफिसर क्या कर रहा है, और ये पूरी खबर पहुंच रही है डायरेक्टली चंद्रगुप्त मौर्य को। जितने भी स्पाइस हैं उन हर स्पाइस के ऊपर 2-2 और स्पाइस हैं। स्पाई के ऊपर एक स्पाई, उस पर भी एक और स्पाई है, और किसी को नहीं पता है कि कौन किसके ऊपर स्पाई है, ये किसी को पता नहीं। तो सबकी खबर किसको पहुंच रही है? चंद्रगुप्त मौर्य को। इस स्पाई सिस्टम के थ्रू, इस एस्पियोनेज सिस्टम के थ्रू जो बैकबोन था, बहुत मस्त ब्यूरोक्रेसी चलाई इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं आई। ये तो एक सिस्टम हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का। ये काम नहीं कर सकता था अगर रेवेन्यू सिस्टम स्ट्रांग ना होता। बहुत ही रॉबस्ट रेवेन्यू सिस्टम था। असेसमेंट, कलेक्शन और स्टोरेज, तीनों स्टेप पे बहुत हाई लेवल पे फोकस किया गया। रेवेन्यू को असेस करना, उसे कलेक्ट करना और उसे स्टोर करना। लेकिन मौर्य ज़्यादा फोकस स्टोरेज और कलेक्शन पे ना करके, कलेक्शन और स्टोरेज पे ना करके असेसमेंट पे करते थे। उनका कहना था कि रेवेन्यू असेस भी हो गया, अगर एक बार असेस कर लिया तो समझ लो रेवेन्यू मिल गया। असेसमेंट इज़ रिक्वायर्ड, कलेक्शन वी कैन डू। तो मैगस्थनीज ऐसा कहता है कि मौर्यस का असेसमेंट सिस्टम इजिप्ट के असेसमेंट सिस्टम से मैच करता था। खेतों को असेस करने के लिए स्पेशल ऑफिसर्स रखे थे, प्रॉपर खेतों में जाके उसकी नपाई, चौड़ाई, पैमाइश करते थे, फसलों का हिसाब लगाते थे, और असेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था। और असेसमेंट डिपार्टमेंट के हेड को समाहर्ता कहा गया। और बाद में जो सारा कलेक्शन हो जाएगा तो जो ट्रेजर का हेड है, स्टोरेज का हेड है, वो सन्निधाता है। सन्निधाता को गलती करने पर फिर भी माफ़ी है, ऐसा कहा गया अर्थशास्त्र में, लेकिन समाहर्ता से गलती हो जाएगी तो माफ़ी नहीं है, इसकी गलती माफ़ नहीं है, ऐसा भी कहा गया अर्थशास्त्र में। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इस वे में रेवेन्यू कलेक्शन बहुत रॉबस्ट था। एग्रीकल्चर से पूरा रेवेन्यू लिया गया, जंगलों से कर वसूला गया, जंगल के प्रोडक्ट से कर वसूला गया, इंटरनेशनल ट्रेड से कर वसूला गया, लोकल लैंड और रिवर ट्रेड को डेवलप किया गया और उनसे भी कर वसूला गया। हर वे में रेवेन्यू जहाँ जहाँ से आ सकता था वो रेवेन्यू, और इसकी पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है अर्थशास्त्र में। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट, जो राजा हुआ करता था, इसकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थशास्त्र में लगाई गई है कि ऑलवेज़ उसको जनता के बीच में एक मैटर फ्लोट करना है कि ये पैटर्नलिस्ट सिस्टम है, मैं रूलर नहीं हूँ, मैं फादर हूँ तुम्हारा। और बार बार अर्थशास्त्र में ये कहता पाया गया है चाणक्य कि प्रजा राजा की संतान है।
और राजा बार बार अपने धर्म महामात्रास को, अपने ऑफिसर्स को ये कह रहा है कि जनता में जाके ये फ्लोट करो कि तुम मेरे संतान हो और मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की तरह डील करूँगा। तुम्हारी सारी तकलीफ़ तुम मुझे आके बताओगे, मैं तुम्हारे ग्रीवेंसेस को एड्रेस करूँगा और ठीक पिता की भांति तुम मेरे खिलाफ़ कभी नहीं जाओगे, तुम भी मुझे पिता की तरह रिस्पेक्ट करोगे। तो फादर और सन का रिलेशन है, फादर और चिल्ड्रन का रिलेशन है। ऐसा रिलेशन प्रमोट करके एक अजीब सी स्वामी भक्ति पैदा की गई थी स्टेट के प्रति जनता के बीच में। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट था। एक एलिगेंस सिस्टम प्रमोट किया गया। इसके अलावा बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर, और ख़ास तौर पे बिंदुसार का पीरियड इसलिए फेमस है कि ग्रीक दरबार में बहुत सारे एम्बेसडर गए और आए हैं। मौर्यस की एक टेंडेंसी हाई लेवल पर फॉरेन रूलर्स और बॉर्डर रूलर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रखना, और वो इन्होंने इंश्योर किया बार बार लगातार एम्बेसडर्स भेज के और एम्बेसडर्स मंगा के। तो एम्बेसडर्स भेजे और मंगाए जाते थे समय समय पर। और साउथ के रूलर्स के बारे में बार बार अशोक 13th एडिक्ट में लिखते पाया गया है कि साउथ के रूलर्स चोला और पांड्या, केरल पुत्र और सतीपुत्र मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, फ्रेंडली रिलेशंस हैं मेरे इनके साथ। श्रीलंका में सीधा अपना लड़का लड़की भेज दिया, महेंद्र और संघमित्रा, और वहाँ का रूलर तिस अशोक से इतना प्रभावित है कि उसी के फैशन पे अपना दरबार चला रहा है। तो ये बहुत हाई लेवल पर अपने बॉर्डर एरियाज़ को सेटल करना, अपने फॉरेन एरियाज़ को कंट्रोल करना। अपने 13th एडिक्ट में अशोक ये कहता पाया गया है कि 600 योजन तक, 1500 किलोमीटर तक मेरी जहाँ तक बाउंड्री है वो सारे मैंने सिक्योर कर लिए हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं। और उसके बाहर के 5 राजाओं का जिक्र करते पाया गया, रिकॉर्डिंग में मिलेगा। ये बात क्लियर हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। अगर हम मेगास्थनीज की बात माने तो वो ये कहता है कि जो मौर्यों का कोर्ट था, जो पैलेस सिस्टम था, ये बड़े पैमाने पर ग्रीक्स से इन्फ्लुएंस्ड था। लेकिन अदर हिस्टोरियंस ये मानने को तैयार नहीं। वो ये कह रहे हैं कि जो मौर्यों का सिस्टम था ये एक्मेनाइड रूलर्स के थ्रू प्रभावित था। एक्मेनियंस जो कौन थे? ईरानियंस। अब इसका तर्क कहाँ पे मिलता है? सबसे पहला उनका क्लियर कहना है कि अशोक का जो एडिक्ट लिखने का सिस्टम था, इंस्क्रिप्शंस, वो सीधा सीधा ईरानियन रूलर दारियस से मिलता है। दूसरी बात, इनके जो पिलर बनाने का तरीका है सैंडस्टोन से, और पिलर के ऊपर जो कैपिटल बनाते हैं, कभी लॉयन बनाते हैं, कभी बुल बनाते हैं, कभी एलिफेंट बनाते हैं, ये सीधा सिस्टम है उनका ईरानियंस का। और फिर जन्मदिन के दिन वो जो हमाम में नहाना, अपने बाल धुलाना पानी में लेट के औरतों से, और वुमेन प्रोटेक्शन गार्ड रखना, ये ईरानियन सिस्टम है। जो महल बनाया इतना स्प्लेंडेड, ये ईरानियन सिस्टम है। तो फिर हिस्टोरियन इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि ग्रीक्स ने बहुत हद तक ईरान पे, जब पर्सिया पे कंट्रोल किया तो ग्रीक्स ने ईरानियन आर्ट एंड कल्चर अडॉप्ट किया है। तो फिर ईरानियन आर्ट एंड कल्चर इसलिए मौर्य के आर्ट एंड कल्चर पे, मौर्य के आर्ट एंड कल्चर से मिलता है, क्योंकि ईरानियन ने साइमल्टेनियसली मौर्यस पे भी, मौर्य के नॉर्थ, मतलब इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पे भी आके कंट्रोल किया। तो मौर्यस के साथ भी एक इन्फ्लुएंस रहा और ईरानियन का इन्फ्लुएंस ग्रीक पे भी रहा। तो जैसे मौर्यस ने ईरानियन से अडॉप्ट किया, ऐसे ग्रीक्स ने भी अडॉप्ट किया। तो मेगास्थनीज को गलती लग रही है फिर इसलिए कि शायद मौर्यस ने ग्रीक से अडॉप्ट किया, जबकि ग्रीक और मौर्यस दोनों पे ईरान का इन्फ्लुएंस है। तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन ईरानियन फैशन पे था, बहुत स्ट्रॉन्ग। मेगास्थनीज जब चर्चा करता है पाटलिपुत्र की तो पाटलिपुत्र का विवरण को कुछ ऐसा देता है कि पाटलिपुत्र में जो बहुत ही खुशहाल नगर है, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज़ हैं, मार्केट एरियाज है, पैलेस है। पैलेस के बारे में वो कहता है पैलेस स्टोन का बना है लेकिन हाउसेस वुड के बने हैं, और जो पूरा नगर है ये दीवार से घिरा हुआ है। वुड बड़े पैमाने पर पर्याप्त मिलती थी तो वुड लोग यूज़ करते थे। पैलेस स्टोन से बना है, और पैलेस की जो उसने प्रेज़ की है, अगर हम उसको ढूंढने निकलें तो अब होता क्या है, अगर आप पटना से थोड़ी सी दूरी पे जाएंगे तो कुम्हरार एक जगह है, यहाँ पर हमें 80 पिलरों का एक खंडर मिला है खुदाई में। अब ये 80 पिलर खंडर को देखें हम तो मेगास्थनीज के अकाउंट से तो मैच नहीं करता जितना स्प्लेंडेड उसने बताया था, लेकिन फिर भी ध्यान से देखें तो ये बताता है कि हाँ, मौर्य साम्राज्य बहुत यूनिक था, क्योंकि 80 पिलर जो बनाए हैं वो वहाँ से जो 80 पिलर्स मिले हैं वो सारा का सारा एक एक पिलर एक एक अकेली रॉक से निकाला है। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी ह्यूमंगस रॉक्स को लाना, उनसे पिलर निकालना, और एक रॉक से ही एक पिलर निकालना, और फिर उसे नई जगह पे लगा के गाड़ना, फिर उसको पॉलिश करना सैंडस्टोन को, तो जब सनलाइट पड़ती है तो गोल्ड की तरह चमकता है। और उसको इतने लंबे पिलर को पॉलिश करना, और उसके टॉप पे जो कैपिटल रखे हैं वो अलग से रखे हैं, तो फिर वो कैपिटल कैसे सेटल हुए वहाँ पे?
तो ये सारी चीज़ें एक यूनिक टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर को बताते हैं। तो ये मेगास्थनीज़ के ज़िक्र से पता लगता है। मेगास्थनीज़ कहता है कि सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन तो माइंड ब्लोइंग था। सिटी को अगर हम देखें तो सिटी में काम करने के लिए एक बोर्ड है, सिटी बोर्ड उसे कहते हैं, और उस सिटी बोर्ड के अंदर 5-6 कमेटियाँ हैं। 6 कमेटियों में 5-5 बंदे काम करते हैं। सिटी में काम करने के लिए पाटलिपुत्र में एक बोर्ड है, उस बोर्ड के अंदर 6 कमेटियाँ हैं। हर कमेटी के अंदर 5-5 मेंबर हैं, और हर कमेटी को आंसरेबल हैं सारे ऑफिसर्स जो सिटी में काम कर रहे हैं। कमेटी है कमेटी ऑफ सैनिटेशन, कमेटी है सैनिटेशन, हेल्थ, हाइजीन का जो सारा सीवरेज सिस्टम, वाटर सप्लाई का ध्यान रखती है। कमेटी की बात करें तो एक कमेटी है केयर फॉर द फॉरेनर्स, और फॉरेनर्स का सारा डाटा रखती है। फॉरेनर कब आया, वीज़ा इशू करना, एम्बेसी बनाना, सारा तैयार करना। एक कमेटी है जो डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन सारा मेंटेन करती है। ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डाटा पूरा कलेक्ट हो जाता था कि कैसा डेथ है, कैसा बर्थ हो रहा है, क्या सिस्टम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक कमेटी है जो ट्रेडर एंड कमर्शियल सेक्शंस का पूरा ध्यान रखती है। ट्रेडिंग एंड कमर्शियल, कौन आ रहा है नगर में, कौन जा रहा है नगर से, व्यापार किस लेवल पर हो रहा है, किस लेवल पर नहीं हो रहा है। इस तरह से हर एक काम को इन 6 कमेटियों के अधीन बांटा था, और 6 कमेटियाँ म्यूनसिपल कमेटी की तरह काम करती थी, बहुत एफिशिएंटली जॉब परफॉर्म करती थी। इसी तरह से आर्मी के बारे में वो ये कह रहा है कि 30 मेंबरों का एक बोर्ड है। उस बोर्ड के अंदर 6 कमेटियाँ हैं, हर कमेटी के अंदर 5-5 मेंबर हैं जो पूरी आर्मी के ऑपरेशन को मैनेज कर रहे हैं। जिसमें से एक कमेटी है कमेटी ऑफ द आर्मी, एक कमेटी है कमेटी ऑफ द कैवलरी, एक कमेटी है कमेटी ऑफ द एलिफेंट, एक कमेटी है कमेटी ऑफ द नेवी, एक कमेटी है कमेटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट, और एक कमेटी है कमेटी ऑफ द इन्फेंट्री। तो 6 कमेटियां हैं जो पूरी आर्मी को मैनेज करते हैं। और ये इतना रॉबस्ट सिस्टम था कि कोई भी ऑफिसर निरंकुश एब्सोल्यूट कभी नहीं हो सकता, उसे कमेटी को आंसर करना है, कमेटी के थ्रू ही मैनेज होगा वो सारा कुछ। तो ऑफिसर तो अलग होते हैं, सेना अध्यक्ष और बाकी, लेकिन ऊपर मैनेजमेंट कमेटी, जैसे आज फॉरेन मिनिस्ट्री, फिर उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ द आज डिफेंस मिनिस्ट्री, उसके अंदर फिर डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस, तो IAS ऑफिसर, उसके बाद हमारी निर्मला सीतारमन, ये सारा सिस्टम। इसके बाद आते हैं फिर वो सेना अध्यक्ष, आर्मी चीफ, और ये सारा, समझ रहे हो बात। तो ऐसे ब्यूरोक्रेसी और ऑफिसर क्लास सब अलग अलग चल रहा है काम। आर्मी अलग, ठीक है, लेकिन ऊपर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल किसका है, रूलर का, ताकि कभी कू ना हो जाए, मिलिट्री तख्ता पलट ना कर दे, वो नहीं हो सकता क्योंकि कमेटियां हैं। और कमेटी एक एक बात पे ध्यान रखनी। हथियार माइनिंग कंट्रोल में तो हथियार कोई बना नहीं सकता, लोहे के औजार बना सकते हैं, उन्हें रजिस्टर कराना पड़ता है। क्योंकि जो शहर में कमेटियां हैं, 6 कमेटियों में से एक कमेटी है कमेटी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो आप एक भी औजार बना रहे हो, छोटी सी वो भी बना रहे हो, दाती, उसको रजिस्टर कराओ, दाती बनाइए, दाती का साइज़, डायमेंशन, क्योंकि आप आयरन मेन है, आयरन ही कंट्रोल में है, आयरन से टूल, आयरन से इक्विपमेंट, आयरन से ही वेपन, आयरन से ही इम्प्लीमेंट, तो आयरन पे कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है और कमेटियाँ बनाई हुई हैं। तो इसके तहत बड़े पैमाने पर ट्रेड भी रेगुलेट होता रहा। तो कुल मिलाकर के ये कहना चाहता है कि रेवेन्यू, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी बोर्ड, सब कुछ एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता था, और इस सब को एक सूत्र से बांध के राजा तक जोड़ने का काम करते थे स्पाई। और चेक एंड बैलेंस सिस्टम था, हर कोई एक दूसरे को आंसरेबल है अपने काम के लिए। सीनियर से जूनियर, जूनियर से जूनियर, जूनियर से जूनियर, नीचे से ऊपर तक काम सैंक्शन होगा तो काम होगा, अदरवाइज़ काम नहीं होगा। ऐसे में किसी का भी इंडिपेंडेंट हो जाना मुमकिन ही नहीं था, नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये सारा नेटवर्क अर्थशास्त्र में मैनेज किया है किसने, उसने, कौटिल्य ने, और वो सारा बता के गया। तो कुल मिला के इससे हमें ये पता लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग देन जो है मौर्यों की, वो है एक स्टेट कंट्रोल, एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ तो आपको पता लग जाएगा कहाँ तक रूल करते थे। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ी देन है कोऑर्डिनेशन और हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मौर्यस की बात करें तो दैट टू विद लैक ऑफ रिवॉल्ट्स, कोई रिवॉल्ट्स इस टाइम पर नहीं हुए, थोड़े बहुत तक्षशिला में हुए, वो भी एक तरह का ग्रीवेंसेस है, रिवॉल्ट नहीं है। तो मुद्दे की बात अगर हम देखें तो हाई लेवल कंप्लायंस विद द रेवेन्यू सिस्टम, ये सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है। टैक्सेस रेगुलरली असेस होते हैं, कलेक्ट होते हैं, स्टोर होते हैं, ये बड़ी बात है। करेंसी बड़े पैमाने पर चलन है और करेंसी की फॉर्म में ही सैलरीज़ भी पे की जाती हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं
जिसको स्टेट कंट्रोल में आप डिसाइड कर सकते हो, बोल सकते हो। एक एक ऑफिसर का नाम, एक एक ऑफिसर का रोल, एक एक चीज़, छोटी छोटी जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी, ये कल क्रॉनिकल के थ्रू होगा। अभी करोगे तो दिमाग फट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इकोनॉमिक रेगुलेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय द इकोनॉमिक रेगुलेशन? मैंने काफ़ी हद तक पहले समझा दिया, लेकिन इसमें अब क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इस टाइम का क्या होता था, इकोनॉमी को हाईली रेगुलेट करना, यही चाणक्य का बेसिस था। क्यों? ध्यान से सुनिए। जब चंद्रगुप्त मौर्य पोजीशन पर आया, उस टाइम पर वहाँ पर जो पर्सन रूल कर रहा था वो धनानंद था। धनानंद में पोटेंशियल और कैलिबर नहीं था, फिर भी वो बहुत लंबे समय तक रूल कर गया। उसका बेसिस था उसके पास स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सिस्टम। इतने स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सिस्टम की वजह से जो उसने आर्मी मेंटेन की, सिर्फ वो एक रीज़न था जो उसके लग्जूरियस भोग विलासी जीवन, उसके अनकाइंड एटीट्यूड, ऑस्टेरिटी के बावजूद भी उसे जनता में जिंदा रख गया। चाणक्य इस बात को बहुत अच्छे से समझता था कि किसी भी राज्य का जो बेसिस होगा वो ऑलवेज़ उसकी इकोनॉमी होगी, और इकोनॉमी कभी भी अनरेगुलेटेडली चलने नहीं दी जा सकती, वरना काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग क्या चीज़ है, मौर्यस के बारे में एक चीज़ है कि इस टाइम पे पंच मार्क्ड कॉइन सर्कुलेशन में थे, लेकिन पंच मार्क्ड कॉइन्स भी इस टाइम पे रेगुलेटेड थे। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पंच मार्क्ड कॉइन्स में आपको माउंटेन्स, आपको पीकॉक और आपको एलिफेंट, इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये सारे सिंबल्स जुड़े हुए हैं मौर्य से। जैसे माउंटेन्स, तो पिपली वन के मौर्य से मौर्य आया है, तो माउंटेन एरिया है। जैसे मोर, तो मोर वंश से ही आया है, तो मोर है। जैसे एलिफेंट एंड बुल है, तो वो बुद्ध से जुड़े हुए हैं, और मौर्य बुद्ध को मान रहे हैं, तो वो बुद्धिज़्म से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे एविडेंसेस बताते हैं, एक तो मौर्य का बुद्धिस्ट होना, और दूसरा पंच मार्क्ड कॉइन्स को मौर्यस के द्वारा रेगुलेट कर लेना। तो पंच मार्क्ड कॉइन्स चाहे महाजनपद पीरियड में किसी ने भी चलाए हों, लेकिन मौर्यस के समय में यह मौर्यस की ऑफिशियल करेंसी हुआ करती थी, और मौर्यस ने इसे रेगुलेट किया था।